जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। दोस्तों, आज हम 12th केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो पहला चैप्टर था बिलियन, उसमें हमने एक लेक्चर पढ़ा दिया है और आज हम दूसरा लेक्चर पढ़ाने वाले हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो 12th केमिस्ट्री बिलियन के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां जा करके देख सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले विलेयता पढ़ते हैं। विलेयता क्या है? स्थिर ताप पर संतृप्त विलयन को बनाने के लिए 1000 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ की जितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। यानी कि देखिए, स्थिर ताप पर जब तापमान स्थिर रहे तब आपको यदि विलयन बनाना है तो विलयन बनाने के लिए 1000 ग्राम विलायक यानी कि 1 लीटर पानी में जितनी अधिकतम चीनी या नमक घोल सकते हैं वो उसकी विलेयता कहलाएगी। यानी कि जब तापमान स्थिर रहे तब 1 लीटर पानी में जितनी अधिकतम विलेय के पदार्थ को घोला जा सकता है उसे विलेयता कहते हैं। जैसे आप एक दिन में कितनी रोटी खा सकते हैं वो आपकी क्षमता है, आप कितना पानी पी सकते हैं एक दिन में वो आपकी क्षमता है। वैसे ही 1 लीटर पानी में कितना अधिक विलेय पदार्थों को घोला जा सकता है ये उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। स्थिर ताप पर संतृप्त विलयन को बनाने के लिए 1000 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ की जितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। अब हम देखेंगे विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पर देखेंगे विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता देखिए दो प्रकार से होती है, एक ठोस की द्रव में विलेयता, एक होती है गैस की द्रव में विलेयता। ठोस की द्रव में विलेयता जैसे कि आप चीनी को द्रव में घोलिए तो उसके घुलने की क्षमता विलेयता कहलाती है। और द्रव गैसों की द्रव में विलेयता जैसे ऑक्सीजन ब्लड में घुल जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड को कोको कोला या पेप्सी माजा में घोलते हैं तो वो गैसों की द्रव में विलेयता। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं ठोसों की द्रव में विलेयता। यहाँ पर लिखा है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 है ठोसों की द्रव में विलेयता। जैसे चीनी को यदि हम जो होता है चीनी को अगर हम पानी में घोले तो ये ठोसों की द्रव में विलेयता हो जाएगी, लेकिन इसकी विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है ताप। ताप है तो हम देखेंगे कि जब ठोस को द्रव में घोला जाएगा तो उसकी जो विलेयता होगी है, विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर है ठोसों की जल में विलेयता ताप बढ़ाने पर घट या बढ़ सकती है। दोस्तों, जब तापमान आप घटाएंगे या बढ़ाएंगे तब जो होता है ठोसों की द्रव में विलेयता घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। यानी कि यदि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता है, यदि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है तो वहां जब आप ताप बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ जाएगी। विलेयता बढ़ने का क्या मतलब है कि 1 लीटर पानी में यदि आप 100 ग्राम चीनी घोल सकते हैं, विलेयता बढ़ेगी तो 1 लीटर पानी में आप 200 ग्राम चीनी घोल सकते हैं। यानी कि ज्यादा आप विलेय पदार्थ को घोल सकते हैं, ये विलेयता बढ़ने का मतलब होता है। तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। यानी कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता नहीं बल्कि ऊष्मा मुक्त होती है उस अभिक्रिया में तापमान बढ़ाने पर विलेयता घटती है। उदाहरण बिना बुझा चूना की जल में विलेयता। जो बिना बुझा चूना होता है, आप देखते होंगे कि गांवों में जो पेंट करने के लिए चूना घोला जाता है, वो घोला जैसे ही चूना पानी में घोला जाता है तुरंत वो उबलने लग जाता है, तो उसमें ऊष्मा मुक्त होती है। तो जहाँ ऊष्मा मुक्त हो वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में तापमान बढ़ाने पर विलेयता घट जाती है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तापमान ठोस की जल में विलेयता ताप बढ़ाने पर घट या बढ़ सकती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है तथा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। उदाहरण बिना बुझा चूना की जल में विलेयता। दोस्तों, हमने ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का कोई उदाहरण नहीं लिखा है, आप समझ सकते हैं। अब हम तो ये देख लिए ठोस की द्रव में जो विलेयता होती है उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम दूसरा देखेंगे विलेय तथा विलायकों की प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर लिखा है प्रायः किसी भी पदार्थ में वे ही पदार्थ घुलनशील होते हैं जिनकी प्रकृति विलायकों जैसी होती है। यानी कि देखिए, अगर
जैसे आप चीनी को पानी में घोलना चाहते हैं या और कोई भी पदार्थ घोलना चाहते हैं, तो दोनों की प्रकृति एक होनी चाहिए। यदि विलेय जो है वो ध्रुवीय है तो विलायक भी ध्रुवीय होना चाहिए, और विलेय जो है वो अध्रुवीय है तो विलायक भी अध्रुवीय होना चाहिए। यानी कि अगर विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति सेम है, दोनों की ध्रुवता सेम है, तभी उसमें जो विलायकों की विलेयता होगी बढ़ेगी, नहीं तो विलेयता जो होती है वो घट जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यानी कि दोनों की प्रकृति सेम होगी तो विलेयता बढ़ेगी, और प्रकृति यानी अलग अलग होगी विलायकों की तो जो होगा उसकी विलेयता घट जाएगी। अब हम देखेंगे गैसों की द्रव में विलेयता। हमने ठोस की द्रव में विलेयता देख ली, अब गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता यानी कि आप इसे देख सकते हैं ऑक्सीजन का ब्लड में घुलना, ये क्या है, गैसों की द्रव में विलेयता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का ठंडा में, माजा में, कोको कोला में घुलने की क्षमता क्या है, विलेयता है। तो अब हम देखते हैं कि गैसों की द्रव में जो विलेयता है इस पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 1 पर है ताप। गैसों की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। यानी कि जो गैस होती है इसकी जो पानी में यानी द्रव में घुलने की जो क्षमता होती है वो ताप बढ़ाने पर घट जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो गैस होता है यदि आप इसे गर्म करेंगे तो गैस के अणु दूर दूर भागने लग जाएंगे। जब दूर दूर भागने लग जाएंगे तो वो घुल नहीं पाएगा। जैसे आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी से ऑक्सीजन जो है निकल निकल के भागने लग जाते हैं, ऑक्सीजन के अणु निकल निकल के भागने लग जाते हैं, जिससे आप कहते हो कि भाप निकल रही है। तो ऑक्सीजन जो है निकल निकल कर भागने लग जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जैसे ही आप ताप बढ़ाए ऑक्सीजन निकल निकल के भागने लगा, यानी कि जो घुला था अभी तक, जब तक वो ठंडा था तब तक उसमें घुला था यानी विलेयता बढ़ी थी, और जैसे गर्म किया गया उसकी घुलने की क्षमता कम हो गई, वो बल्कि निकल करके भागने लगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि गैसों की जो द्रव में विलेयता होती है ताप बढ़ाने पर घटती है तथा ताप घटाने पर बढ़ती है। यही कारण है कि जलीय जीव अधिक ठंडे जल में अधिक अच्छे से रहते हैं तथा गर्म जल में कम अच्छे से रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो ठंडा जल होता है उसमें ऑक्सीजन खूब घुली रहती है, इसलिए मछलियां उसमें रह लेती है क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है सांस लेने के लिए। लेकिन गर्म जल में ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, इस वजह से मछलियां नहीं रह पाती क्योंकि उनको ऑक्सीजन चाहिए। जब ऑक्सीजन निकल जाएगा तो वो सांस कैसे लेंगी। तो यही वजह है कि जो जलीय जीव होते हैं वे ठंडे जल में रह लेते अच्छे से, लेकिन गर्म जल में अच्छे से नहीं रह पाते हैं। अब नंबर 2 है दाब का प्रभाव, यानी कि गैस की जो द्रव में विलेयता है उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो दाब का प्रभाव है इसे हेनरी का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर दाब का प्रभाव है हेनरी का नियम। अब आप यहाँ पर देखिए, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है तथा घटाने पर घटती है। इसे हेनरी का नियम कहते हैं। यानी कि देखिए, जब तापमान स्थिर रहे, तापमान ना घटे ना बढ़े, उस अवस्था में यदि किसी द्रव में अगर किसी गैस को घोला जाता है तो उस पर आप जितना ज्यादा दाब लगाओगे वो गैस उस द्रव में उतना ज्यादा घुल जाएगा, और जितना कम दाब लगाओगे वो गैस उतना कम घुलेगा। आपने देखा होगा जो ठंडा होता है, कोको कोला होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है और उसे खूब उच्च दाब पर गर्म मतलब कि बंद कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। तो इसमें दाब ज्यादा होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड उस ठंडे या कोको कोला में घुला रहता है। लेकिन जैसे आप ढक्कन खोलते हैं तुरंत भक्क से बाहर निकल जाता है, यानी कि जैसे दाब हटा तुरंत ही सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया। तो दाब ज्यादा था तब तक कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घुला था, दाब कम हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया। तो इससे आप समझ सकते हैं, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है तथा घटाने पर घटती है। इसे हेनरी का नियम कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग बताइए। तो अब यहाँ हेनरी का नियम पढ़े हो तो यही पर आपको अनुप्रयोग भी बता दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा है अनुप्रयोग। नंबर 1 है सोडा वाटर तथा शीतल पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर गर्म किया जाता है। जो अभी हमने एग्जाम्पल दिया था वही है कि जैसे सोडा वाटर हो गया,
या शीतल पेय पदार्थ से ठंडा कोला हो गया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए इसे उच्च दाब पर गर्म किया जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा उच्च दाब पर गर्म करेंगे मतलब कि बंद करेंगे, उसकी घुलने की क्षमता उतनी बढ़ जाएगी। दूसरा है पहाड़ों पर कम दाब के कारण पर्वतारोधियों के शरीर में ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाती है, जिससे वे कमजोरी का अनुभव करते हैं तथा इस बीमारी को एनॉक्सिया कहते हैं। आप यहाँ पर समझ लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ये बहुत बड़ा पर्वत है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पर वायुमंडल है। अब वायुमंडल से इस व्यक्ति के ऊपर इतना दाब लग रहा है, इतना दाब लग रहा है, तो जिसके कारण इतना दाब लग रहा है, तो इसकी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसके ब्लड में खूब ज्यादा अच्छे से घुल गया है। लेकिन अगर यही व्यक्ति यहाँ पर चला जाए, तो जहां पर इतना दाब लग रहा था, अब केवल इतना दाब लगेगा। अब दाब कम हो गया है, तो ऑक्सीजन के घुलने की क्षमता कम हो जाएगी। तो दाब ज्यादा तो ऑक्सीजन अच्छे से घुलेगा, दाब कम तो ऑक्सीजन अच्छे से नहीं घुलेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, देख सकते हैं, पहाड़ों पर कम सांद्रता के कारण पर्वतारोधियों के शरीर में ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाती है, जिससे वे कमजोरी का अनुभव करते हैं तथा इस बीमारी को एनीमिया कहते हैं। यानी कि जब ऑक्सीजन नहीं घुलता है, तो उससे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, व्यक्ति को कमजोरी का अनुभव हो जाने लगता है और एक बीमारी भी हो जाती है, इसे एनॉक्सिया कहते हैं। एनॉक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर पूरा हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।